नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आज आपने शाम होते होते एक खबर सुनी होगी कि मोदी सरकार ने गजट निकाल दिया और एक अधिसूचना जारी कर दी कि 25 जून को अब आगे से संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने देश में संविधान को कुचला था और बहुत सारे लोगों पर बर्बरता की थी। और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन लोगों को याद करने के लिए अब देश में संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। ये जो मैंने अधिसूचना देखी तो उसमें डेट 11 जुलाई की पड़ी हुई है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होगी, मेरे भी दिमाग में और आपके भी दिमाग में ये बात जरूर होगी कि 10 साल सरकार में रहने के बाद, मोदी सरकार रहने के बाद अब एनडीए सरकार को इस साल ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 50 साल पहले, 49 साल पहले 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाए। वैसे मैंने जब हत्या दिवस देखा तो मैंने गूगल पर कुछ देखा तो बहुत ज्यादा दुनिया में हत्या दिवस मनाया जाता हो कोई, वो दिखाई नहीं दिया। वैसे आत्महत्या विरोधी दिवस तो मनाए जाने का प्रचलन है और होगा भी, तो विश्व के किसी कोने में कहीं भी हो भी सकता है, लेकिन हमारे देश में शायद हत्या दिवस के नाम पे संविधान हत्या दिवस ये पहला सुनने में आया है और ये मनाया जाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1975 में इंदिरा सरकार ने जो संविधान की एक तरह से हत्या की ही थी और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटकर इमरजेंसी लागू किया था, उसको कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि वो संविधान सम्मत है। और संविधान को मुट्ठी में जिसको कैद करना कहते हैं, उस समय की इंदिरा सरकार ने किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपातकाल लगाने का फैसला चुने हुए लोगों को या विरोधी दलों के नेताओं को पकड़ पकड़ कर उन्हें जहां जहां मिले वहां 19 महीने जेल में डाल देना, उन्हें तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों से लोगों को वंचित करना, प्रेस पर सेंसरशिप लगा देना, हर वो आदमी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसके खिलाफ मुकदमे कर देना, उसे जेल में डाल देना, ये सब उन दिनों हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोग उन दिनों के ये भी कहते थे कि इमरजेंसी में सब कुछ ठीक होने लगा था, सरकारी कर्मचारी एकदम लाइन पर आ गए थे जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन वो फालतू बातें हैं। दुनिया की सारी लड़ाई, दुनिया के सारे आंदोलन जो बड़े हुए हैं वो दो चीजों के लिए है, 2-3 चीजों के लिए है। एक समानता के लिए, एक स्वतंत्रता के लिए और एक लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। तो अगर किसी भी देश में, किसी भी शासनकाल में अगर ये 3 अधिकार मनुष्य के न रहे तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई मतलब है। लोकतांत्रिक अधिकार, समानता और स्वतंत्रता मनुष्यों में होनी चाहिए। अगर कोई सरकार इसको कुचलती है तो फिर उसे तानाशाही और इमरजेंसी की तरह लिया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी सरकार। तो बात यह है कि इमरजेंसी के 49 सालों के बाद, 10 साल सरकार में रहने के बाद मोदी सरकार ने, या एनडीए सरकार अब ज्यादा कह रहे हैं, एनडीए सरकार ने यह संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला क्यों किया? क्या वजह है इसके पीछे? पहली बात तो यह है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी एक देश में उनकी क्या इमेज थी इमरजेंसी लगाने के बाद, और जब 77 में चुनाव हुए तो साउथ को छोड़ के वो पूरे देश के हर हिस्से से कांग्रेस पार्टी गायब हो गई। जनता ने इंदिरा गांधी को ऐसा दंड दिया और जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे राज्य सरकारों को एक लाइन से डिसमिस कर दिया। उसमें भी जब चुनाव हुए तो हर जगह जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस को हर जगह नकार दिया गया। कांग्रेस को सिर्फ साउथ के लोगों का समर्थन मिला था, हालांकि संख्या तब भी 150 के आसपास इंदिरा गांधी को सांसद मिले थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस महिला ने, जिस प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई, 2.5 सालों के बाद ही, 3 सालों के बाद ही इस देश की जनता ने उसे सिर आंखों पर बैठा लिया और इंदिरा गांधी को भारी मोहब्बत के साथ वापस सत्ता में लाने का फैसला किया। तो इमरजेंसी का उनके फैसला या उनके दाग या उनका गुस्सा, इंदिरा गांधी के प्रति जो इस देश की जनता का गुस्सा था, वो दूसरे लोगों को चांस देने के बाद काफूर हो गया क्या? ये एक बहस का विषय है, क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी ज्यादा और भी मजबूत होकर और सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर आगे बढ़ने लगी थी। ये बात अलग है कि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। अगर वो रही होती है, उसके बाद की कहानी क्या होती, उम्र भी उनकी 64-65 के आसपास थी, तब वो एक दूसरी बात होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंदिरा गांधी तो खुद ही इमरजेंसी के बाद तुरंत
जनता सरकार के बाद इस देश ने उनको पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी, वो देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो एक पहला सवाल तो आपके दिमाग में और मेरे भी दिमाग में, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार होने के नाते, ये सवाल क्यों, कहां, कब, कैसे, ये 4 सवालों के जवाब हमेशा तलाशने की कोशिश हर रिपोर्टर करता है। तो मैंने भी की, जितना मुझे अभी पता चला, जितना मैं देख पाया, जितना मैं समझ पाया, तो वो ये है कि दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली। अगर 2/3 बहुमत मिला तो वो संविधान बदल देंगे, वो संविधान में बहुत सारी चीजों में बदलाव कर देंगे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा लगाया, अब की बार 400 पार, और उन्हीं के कुछ सांसदों ने जब ये बात कह दी, अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह तक, उन्होंने छोटी छोटी जनसभा, कोई ऐसी जगह नहीं, लेकिन ये बात बहुत अंदर तक घर कर गई उन लोगों को जिनको हिंदू धर्म से, मनुस्मृति से या इस देश के देवी देवताओं से पिछले हजारों साल से कुछ नहीं मिला। उन लोगों के दिमाग में ये घर कर गई। मैं बात कर रहा हूं इस देश के एससी की, इस देश के दलित समाज की, इस देश के शोषित समाज की, इस देश के पिछड़ों की, जिनको इसी जाति व्यवस्था के चंगुल में फंस के हजारों साल तक किसी जाति में पैदा होने के बाद उसी जाति का काम पीढ़ियों से करते चले आ रहे थे। संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने उनको एक ताकत दी, एक समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज भी वो अब छुआछूत, अस्पृश्यता, आना जाना, नौकरी चाकरी में उन्हें रिजर्वेशन मिला, और उसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल आज वो एक ताकतवर समाज के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनकी तरक्की और होगी, वो और आगे आएंगे और देश में असमानता खत्म होगी, समानता का स्तर और बढ़ता जाएगा। अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन विपक्ष ने इस पूरे चुनाव में जो नैरेटिव सेट किया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। देखिए, सीटों का नुकसान छोटी बात है, सरकारों का आना जाना छोटी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 300 से ज्यादा सीटों से 240 सीटें बीजेपी की आई, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण चुनाव में हार जीत होती है, जितना महत्वपूर्ण ये नैरेटिव सेट करना है कि ये पार्टी कुछ और करना चाहती है, ये पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खेलना चाहती है। ये नैरेटिव जो विपक्ष ने सेट किया, वो भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक झकझोर गया है, मैं आपको बता रहा हूं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि ये जो नैरेटिव सेट करने की बात विपक्ष ने की थी, उसको तार तार किया जाए। मुझे लगता है कि संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष ने जो बातें कही हैं, उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि क्यों किया, वो मैंने आपको बता दिया। कब किया, उसका सवाल है कि 11 जुलाई को किया। तो 11 जुलाई को ऐसा क्या हुआ? देखिए, एक बहुत बड़ा विवाद होते होते बच गया। मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा विवाद होते होते बच गया, और वर्तमान एनडीए सरकार एक बहुत बड़े मुश्किल से जाते जाते बच गई। समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। तो 11 जुलाई को हुआ क्या, और ये खबर क्या हुई, मैं जो रिश्ता जोड़ पा रहा हूं, मैंने आपको कहा कि क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कब। 11 जुलाई को ये गृह मंत्रालय ने फैसला किया। बात यह है कि 11 जुलाई को एक खबर आई कि 24 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने, यानी लॉ फैकल्टी ने, एक जो उनकी पाठ्यक्रम समिति होती है, उन्होंने 24 जून की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि एलएलबी यानी विधि के छात्रों के पहले और तीसरे साल में 2 सेमेस्टर में मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। और यह सर्वसम्मति से फैसला हो गया था। अकादमिक परिषद में शुक्रवार की बैठक में यह सामने आने वाला था, और यह रिकमेंडेशन विधि संकाय ने भेज दी थी। लेकिन वहीं विधि संकाय में कुछ टीचर्स ने, जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि जिस मनुस्मृति की वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ, जिस मनुस्मृति ने हिंदू समाज में जातिवादी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, जिस मनुस्मृति की वजह से दलितों और महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें लिखी गई हैं, वो मनुस्मृति 21वीं शताब्दी में विधि के छात्रों को पढ़ाए जाने की जरूरत क्या है? तो मैं आपको बताऊं, वो जो 2 किताबें
24 जून को संकाय विधि संकाय की पाठ्यक्रम समिति ने सर्वसम्मति से इसको अनुमोदित कर दिया। ये किताबें थी जीएन झा की मेधा तिथि के मनुभाष्य मनुस्मृति और कृष्णा स्वामी अय्यर मनुस्मृति की टिप्पणी। ये दो किताबें थीं जिसमें मनुस्मृति को पढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया था लॉ फैकल्टी की तरफ से। लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ा 11 जुलाई को, तो डीयू के वाइस चांसलर शाम होते होते वो खुद ही अपना वीडियो जारी किया उन्होंने कि इस तरह की बात आई थी, लेकिन हमने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और इस बीच कांग्रेस और तमाम दूसरे वामपंथी छात्र संगठनों ने और ये कहा कि इसका पुरजोर विरोध शुक्रवार को किया जाएगा। और ये जो मनुस्मृति का जिन्न है, देखिए समय समय पर बाहर आता है। दरअसल क्या है, अगर आपने देखा हो, कांग्रेस के नेताओं ने भी और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अंगीकार किया, उसके 4 दिनों के बाद ही आरएसएस के उनके हवाले से, कांग्रेस नेताओं के हवाले से आपने सुना होगा, इतिहास में भी कई बार कई किताबों में इसका जिक्र है कि 30 नवंबर 1904 दिन बाद ही आरएसएस के मुख्य पत्र ऑब्जर्वर में यह बात लिखी गई कि ये जो भारतीय संविधान बनाया जा रहा है, ये तमाम दुनिया के मुल्कों से लिया जा रहा है, इसमें भारतीयता और हिंदुत्व की कोई झलक नहीं है। और इसलिए संविधान का कहते हैं कि उस समय कहा गया कि इसमें कुछ समावेश नहीं है। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जब वो यहां पर आए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के तो शरिया से चलते हैं, हिंदू कैसे चलेंगे। फिर उन्होंने बहुत दिनों तक मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुओं को एक कानून की तरह मनुस्मृति को लेकर के और उसी को धर्म ग्रंथ को स्थापित करने की कोशिश भी की। लेकिन आजादी से पहले ही बाबा साहब अंबेडकर ने, एक फेमस किस्सा है आपको पता होगा, उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें वर्ण भेद है, इसमें जन्म के हिसाब से लोगों को शूद्र दलित जो जातिवादी 4 व्यवस्था है उसको जब, तो बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति को, और पहला व्यक्ति जो है ज्योतिबा फुले जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया था, वही मनुस्मृति को पढ़ाने की बात अब अगर की जाती और ये बात अगर बड़े पैमाने पर चली जाती कि 24 जून को दिल्ली की लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति को पढ़ाने की सिफारिश अनअपोज्ड सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद को भेजा है, और यह बात अभी आई ही थी, उससे पहले डैमेज कंट्रोल कर लिया गया और ये कह दिया गया कि ये नहीं पढ़ाया जाएगा। आरएसएस मनुस्मृति का पहले भी अगर आप देखें, मुझे याद है अच्छी तरह से, महेश शर्मा जब संस्कृति मंत्री थे तब उस वक्त खबर आई थी, हालांकि उन्होंने कहा था ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। आरएसएस का जो सांस्कृतिक संगठन है वो कई बार ये बात कह चुका है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत सारी बातें भ्रामक तौर पर प्रचारित की जाती हैं। उसमें यह भी है कि मनुस्मृति में महिलाओं और पिछड़ी जातियों या शूद्रों या दलितों या जो भी है उसमें जो लिखा है वो गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। समय आ गया है जब उस पर शोध किया जाए और मनुस्मृति, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि मनु ने उसे लिखा इतने साल पहले था, बाकी चीजें इसके बाद जोड़ी गई। ये डीएन झा जिनका मैंने जिक्र किया इस किताब में, उन्होंने उसकी व्याख्या अलग तरीके से की है। उन्होंने भी जातिवाद की जहां पर बात आई है उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। कुल मिला के सामाजिक समरसता पर जोर है। विरोधी ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था रहते हुए सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम, ये जो हिंदुत्व की परिभाषा में या आरएसएस की विचारधारा में जो बातें आती हैं वो इस तरीके से आती हैं, यानी सामाजिक समरसता हो। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चा आप चल रही है, आपको मालूम है, मुझे लगता है कि 11 जुलाई को ये जो बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला था उसको समय रहते मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक तूफान उठने से पहले उस पर पानी डाल दिया है। और इसी चर्चा को, चूंकि अब 10-12 दिन के बाद संसद का सत्र होना है, संसद के सत्र में यह बात आती कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का और मनुस्मृति पढ़ाने का फैसला सर्वसम्मति से पास कर दिया था। अगर हम विरोध न करते या आगे जो भी बात होती तो एक और जो दिक्कत पेश आ सकती थी। बहरहाल 11 जुलाई की डेट में कहीं कोई बात इस तरह से हो सकता है कि ये संयोग भी हो सकता है ये प्रयोग भी हो, जो भी है, लेकिन तारीख 11 जुलाई की 2 बड़ी घटनाएं जो मैंने देखी वो मेरे समझ से यह है। अब तीसरी बात ये आती है
कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, और ये सच बात है कि देश के तमाम, मैंने आपको किस्से भी सुनाए, चंद्रशेखर जी का भी किस्सा सुनाया। चंद्रशेखर जी तो कांग्रेस पार्टी में थे। उन्हें जब पता चला कि जयप्रकाश नारायण को या गांधी संस्थान से उठा लिया गया है, वो पता करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए और वहां के पुलिस अधिकारियों ने कहा, सर वारंट आपके भी खिलाफ है। फिर उन्होंने कपड़ा मंगाया, फिर वो यहाँ से हरियाणा गए। फिर जब जेल में गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने किस तरीके से उनके लिए ये कहा, मैंने कई बार ये किस्सा सुनाया है कि उन्होंने डॉक्टर भेज दिए, चंद्रशेखर जी का हार्ट बीट ये सब डॉक्टर देखने लगे। उन्होंने कहा क्या बात है भाई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आप अस्पताल में रहें, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप जेल के बैरक में न रहें। तो उन्होंने कहा मैं बीमार पड़ने के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बीमारी का बहाना करते हैं वो अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं। तो चंद्रशेखर जी का ये किस्सा, आडवाणी जी का किस्सा मैंने आपको सुनाया है कि वो संसदीय समिति की बैठक में बेंगलोर गए थे और वहां पर अटल जी पहले से वहां पर थे। इन लोगों को सुबह सुबह फोन जनसंघ के ऑफिस से आया स्थानीय कि आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है और विरोधी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अटल जी के पास आडवाणी जी गए, उन्होंने उनसे कहा, अटल जी ने कहा हमें गिरफ्तारी का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें गिरफ्तारी देनी चाहिए। फिर वो तीसरे नेता का नाम मैं भूल रहा हूं, तीनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और बेंगलोर की सेंट्रल जेल ले जाया गया। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी लगी तो उस समय के लोकतंत्र सेनानियों के लिए इस देश में किस नेता ने क्या किया। और आज जब हम संविधान हत्या दिवस की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है मुश्किल से इस समय लोकतंत्र सेनानी, अलग अलग राज्य उनको पेंशन देते हैं, उनको सब सुविधाएं देते हैं, इस समय लोकतंत्र सेनानी देश में बचे ही कितने हैं। आपको मालूम है 49 साल ऐसे ही हो गए, तो 18 साल से ऊपर ही रहे होंगे लोकतंत्र सेनानी, तो 67 साल उम्र हो गई। 67 साल से ऊपर कितने लोग होंगे? क्या यह बेहतर नहीं होता कि देश की राष्ट्रीय सरकार जिसने आज संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो साथ ही साथ इस समय जीवित बचे लोकतंत्र सेनानियों के लिए किसी सुविधा का ऐलान कर देती। ये सरकार तो सुविधा काटने में लगी है, चाहे ओल्ड एज रेलवे में सफर करने वाले हो, चाहे बच्चों का टिकट का कंसेशन का मामला हो, चाहे पत्रकारों का भी कंसेशन का मामला हो। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर लोकतंत्र सेनानियों के लिए ये सरकार रेलवे में ही सफर एक अटेंडेंट के साथ फ्री कर देती, मुझे तो नहीं लगता कि उनकी संख्या 5000 से ज्यादा होगी, 10,000 से, और या उनको कुछ भी सुविधाएं देती ये इसके ऐलान के साथ, तो शायद अच्छा कदम होता। लेकिन ये राजनीति है और ये प्रतीकात्मक राजनीति है। जो संविधान बचाओ का नैरेटिव चल रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा मामला है, और ये संविधान हत्या दिवस कहीं उसे उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि कारण मैंने आपको बता दिए। इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी के बाद खुद ही आ गई थी। दूसरी बात, 16 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश में पिछले 25 सालों में 30 सालों में मान लीजिए 16 साल से ज्यादा इस देश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार रही है। तो उन दिनों लोकतंत्र सेनानियों के लिए या इमरजेंसी में बंद नेताओं के लिए उन्होंने किन सुविधाओं का ऐलान किया, और क्यों संविधान हत्या दिवस इन 10 सालों में न बना के 2024 में इसका ऐलान किया गया। वजह साफ है कि संविधान बचाव वाला नैरेटिव उसे अंदर तक परेशान कर रहा है। तो अब मैं बात ये करता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए, और इन्हें ये नाम किसने दिया, और 25 जून 1975 में मीसा और में बंद हुए नेताओं के लिए और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पहली सुध लेने वाला इस देश में नेता कौन था? आपको मालूम है, उस नेता का नाम है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे संस्थापक मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव की जब 2003 में सरकार बनी, मायावती की सरकार हटने के बाद, उसके बाद मुझे लगता है कि 30 साल हुए थे। 2005 जब इमरजेंसी का समय आया था, तो उसी के आसपास मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र सेनानी का एक बढ़िया आई कार्ड बनवा के फोटो के साथ
उन्होंने सबका सम्मान किया था। उस समय कोई 1200-1300 लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने 500 रुपया सम्मान राशि की घोषणा की थी। साथ ही साथ एक अटेंडेंट के साथ आप जो है बस में सफर कर सकते हैं, और वो बस कोई भी बस हो सकती थी, वो आज की तरह अब आज का लोकतंत्र सेनानी उत्तर प्रदेश में एयर कंडीशन में या जो बड़ी बसें हैं जनरल तक में शायद सेवा नहीं कर सकता। वो जो खटारा रोडवेज की बस जिनको कहते हैं उन्हीं में वो यात्रा कर सकता है, वो व्यवस्था उसकी सीमित कर दी गई। दूसरी बात, मायावती जब सरकार में आई तो उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बंद कर दी। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन दोबारा अखिलेश यादव के शासनकाल में शुरू हुई, और इसके साथ उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को भी जोड़ दिया गया कि अगर लोकतंत्र सेनानियों का इलाज होगा तो उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। लेकिन मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मीसा में इस देश में सबसे पहले बंद होने वाले लोगों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रामाधीन सिंह हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने एबीवीपी के हैं। अब इतने पुराने हैं कि वो इमरजेंसी में पहले बंद हुए थे, आपातकाल लागू होने से पहले शायद बंद हुए थे। वो बीच में बीमार पड़ते हैं, हम लोगों के अभिभावक की तरह हैं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में जब गया उस समय उनका एक अलग तरह का ऑरा था। तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। लोकतंत्र सेनानी की पेंशन उन्हें भी मिलती है। उनसे आप कभी भी या किसी भी लोकतंत्र सेनानी से आप पूछिएगा अखिलेश यादव की सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया, वो मैं नहीं जाता। लेकिन लोकतंत्र चूंकि 25 जून 1975 की बात हो रही है और लोकतंत्र और संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, तो लोकतंत्र सेनानियों का अखिलेश यादव की सरकार में वेतन मान सम्मान राशि पेंशन जिसको आप कहते हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ी और सुविधाएं भी सबसे ज्यादा दी गई। उसके बाद योगी सरकार ने, वैसे तो फैसला अखबारों में आया था कि 2023 के सितंबर अक्टूबर में ही योगी सरकार ने 25,000 रुपए पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन संविधान हत्या दिवस की तो घोषणा हो गई, अभी तक लोकतंत्र सेनानियों के खाते में वो 25,000 की रकम नहीं गई। मैं ये बात अभी जब कर रहा हूं तो मैंने अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने अग्रज, अपने अभिभावक और लोकतंत्र सेनानी मीसा में प्रथम बंदी रामाधीन सिंह को मैंने फोन किया था, और उन्हीं के हवाले से ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इस महीने की भी पेंशन 20,000 रुपए ही आई है। और अब जो संख्या पहले थी जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार थी, जो संख्या पहले लोकतंत्र सेनानियों की थी, अब वो करीब करीब आधी हो गई, क्योंकि मैंने आपको उम्र बता दी तो उम्र के हिसाब से वो संख्या आधी हो गई है। और दूसरी बात, रामाधीन सिंह जी का खुद ही उनका 2 बार वो अस्पताल में एडमिट हुए, 2 बार निकले। और हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं फैक्ट के साथ और नाम के साथ इसकी तस्दीक भी आप कर सकते हैं, उनसे मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं उनका नाम ले सकता हूं और उनके हवाले से वो बात कह भी सकता हूं, शायद इसका असर भी हो। वो भारतीय जनता पार्टी में खुद ही है, इसलिए अभी बात कह रहा हूं कि अभी तक उनके पिछली बार एडमिट जब हुए थे उसका भी पैसा, और इस बार भी अभी जल्दी निकले हैं उसका भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिला। उनका ये कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकतंत्र सेनानियों का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है, पेंशन भी वायदा करने के बावजूद भी अभी बढ़ाई नहीं गई है। तो एक तरफ तो आप संविधान हत्या दिवस, और दूसरी बात मुलायम सिंह के लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू करने के बाद देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी इसी तरह की पेंशन देने की व्यवस्था की। तो अच्छा तो ये होता कि संविधान हत्या दिवस के साथ साथ वो जो मुट्ठी भर गिनती के स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी हैं, आज उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आई होती, तो वो दौर वो याद करके कि चलो उस समय जो उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, 19 महीने तक देश और परिवार से, अपने परिवार और समाज से दूर रह के जेल की शिक्षों में उन लोगों ने लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी थी, अंत में उसका जाते जाते कुछ ही लोग, मुट्ठी भरी सही है, उसका उनको मिला, लेकिन उन्हें मिला संविधान हत्या दिवस। और अब उन्हीं को याद किया जाएगा आगे से। कुल मिलाकर के आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।